विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प पर महासंवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधायक, सांसदों और प्रत्याशियों से संवाद। राजस्थान के विकास के रोडमैप पर 2 दिवसीय मैराथन संवाद कार्यक्रम में लोकसभा क्षेत्रवार विकास की प्राथमिकताएं तय होगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने कल 25 अगस्त को कोटा, झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया था और आज मुख्यमंत्री बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर, जयपुर पर संवाद करेंगे। और आज दोपहर 2:30 बजे नागौर सांसद प्रत्याशी ज्योति मिर्धा, जोधपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर सांसद प्रत्याशी कैलाश चौधरी, जालोर सिरोही सांसद लूम्बाराम और पाली सांसद पीपी चौधरी के साथ विकसित राजस्थान 2047 पर मंथन होगा, संवाद होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवाद करेंगे, राजस्थान 2047 विकसित राजस्थान 2047 पर संवाद होगा। कल भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई जिलों के सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया था और आज भी वे कई जिलों के विधायकों और सांसदों से संवाद करेंगे। तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए साक्षी, ये संवाद है विजन 2047 विकसित राजस्थान के सपने को कैसे साकार किया जाए, इस विजन को कैसे पूरा किया जाए। इस कड़ी में ये एक अहम, मैं कह सकता हूँ, संवाद शुरू हुआ है जो लोकसभावाद शुरू किया गया है, यानी कि लोकसभा क्षेत्र के आधार पर एक विकास की संरचना कैसे तैयार की जा सकती है। अब लोकसभा क्षेत्र में आने वाली हर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा है, तो उन विधानसभाओं का पूरा एक रोडमैप विकास का तैयार किया जाए। और खास बात यह कि इसमें हर विषय पर चिंतन हो रहा है, यानी कि अगर हम राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो सत्ता संगठन के समन्वय का भी चिंतन इसमें हो रहा है। आने वाले दिनों में पंचायत राज चुनाव को लेकर भी बात हो रही है, नगर निकाय को लेकर भी बात हो रही है, मंत्रियों का भी फीडबैक लिया जा रहा है, मंत्री विधायक के बीच संबंधों का भी देखा जा रहा है, किस तरह के संबंध है, ब्यूरोक्रेसी से राजनेताओं के संबंधों को भी इसमें परखा जा रहा है। इसके साथ ही जो अहम फोकस है वो है कैसे एक विकास के विजन को, विकास के मॉडल को लागू किया जाए। जैसे साक्षी में कल का उदाहरण देता हूं कि हम आप और हम चर्चा भी कर रहे थे कि लंबे समय से स्कूलों को लेकर दिक्कतें आ रही थी, स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हो रही हैं, गिर रही हैं, जिसके कारण हमारे मासूम बच्चे मौत के गाल में समा रहे हैं, लेकिन कभी इस पर गौर नहीं किया गया। कल की मीटिंग में इतना बड़ा फैसला लिया गया कि अब सभी विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों का सर्वे करना है। अगर किसी भी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है तो उसको तोड़ा जाएगा, नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। कहीं कोई कक्ष बनाए तो वो बनाए जाएंगे, कहीं रंग पुताई की जरूरत है वो की जाएगी, यानी कि स्कूलों से संबंधित कोई भी काम जो जरूरत है वो किया जाएगा। तो ये काम देखा जाए तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लगातार घटनाएं हो रही थी, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, ये भी एक क्रांतिकारी कदम होगा। इसके साथ ही करीब 5000 गांवों का सर्वे किया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे करने हैं। इसके साथ ही एक 150 किलोमीटर की यात्रा हर लोकसभा क्षेत्र में निकाली जाएगी। साथ ही सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। तो ये सभी कार्यक्रम इस मकसद से हैं कि न केवल जमीनी धरातल का पता लगेगा, बल्कि क्या जरूरत है, किस क्षेत्र में पानी की जरूरत है, किस क्षेत्र में बिजली की जरूरत है, किस क्षेत्र में सड़क तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, किस क्षेत्र में उनके जो उत्पाद है उनको बेहतर बनाया जा सकता है। यानी कि सर्वांगीण दृष्टि से क्षेत्र को लेकर चिंतन और मंथन और उस पर एक विकास का रोड मैप तैयार करना इसका मकसद है। और आज जैसा कि साक्षी आपने हालांकि बता दिया है, आज जो रहेगा, आज बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये पहले प्रथम चरण में चर्चा होगी। 2 से 2.5 से 4.5 दूसरे चरण में नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली लोकसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा होगी। और शाम 6 से 8 बजे जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर और दौसा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, पार्टी के पदाधिकारियों से संवाद होगा, विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ ये 2 दिन का मंथन चिंतन है। इसका टारगेट ये है कि कैसे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाया जाए। अब तक जिन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, या जिन क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए राजस्थान की जीडीपी आगे बढ़ रही है उस पर और अधिक ध्यान दिया जाए। तो कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ये चिंतन किया जा रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि इस चिंतन के बाद, इस महामंथन के बाद राजस्थान के विकास की गति में और तेजी आएगी। जी सर। लाल सिंह जी, भजनलाल शर्मा, सीएम भजनलाल शर्मा लगातार इससे पहले भी बैठकें लेते आए हैं, वे दिल्ली जाके बैठक ले रहे हैं, राजस्थान में भी वे लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो ये जो संवाद है ये भी काफ़ी अहम माना जा रहा है और काफ़ी लोगों की निगाहें इस संवाद पर टिकी हुई है, जनप्रतिनिधियों की या जनता की भी निगाहें इन पर टिकी हुई है। तो क्या कुछ खास, मतलब क्या बदलाव इसके बाद होने वाले हैं?
देखिए बिल्कुल जनता की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस तरह का एक नवाचार मैं कह सकता हूँ। इस तरह की एक पहली मीटिंग है जो लोकसभा वार हो रही है, और जिसमें न केवल वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, बल्कि अगर कोई चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी हैं उनको भी, जिनको टिकट दिया है लेकिन हार गए, उनको भी शामिल किया गया है। पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है, जैसे कल भी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को शामिल किया गया था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार मीटिंग में, यानी कि सत्ता और संगठन मिलकर कैसे राजस्थान के विकसित राजस्थान को पूरा कर सकते हैं। तो बहुत उम्मीदें जनता को हैं, खासकर उन लोगों को साक्षी जिनकी बहुत छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, लेकिन उनको भी पूरा करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए लगातार आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो आम आदमी के लिए तो सही मायनों में तब राजस्थान विकसित बनेगा ना, तब उनको न केवल कहीं भी जाएंगे तो वहाँ सम्मान मिलेगा, चाहे वो थाना हो, कचहरी हो, चाहे वो आपका बिजली विभाग हो, तमाम विभाग हो, उनको सम्मान मिलेगा, उनके काम समय पूरे होंगे। तो यही उनकी उम्मीद है। और क्योंकि जिस तरह चिंतन हो रहा है, और देखिए भजनलाल शर्मा जिस तरह साक्षी उनकी कार्यशैली है, क्योंकि वो खुद जिस तरह से आए हैं, उन्होंने लगातार जमीन देखी है, किसान परिवार से वो आते हैं, तो उनको पता है गरीबी क्या होती है, दुख दर्द क्या होते हैं, कैसे उनको दूर किया जा सकता है। तो उम्मीद बहुत ज्यादा है, और उम्मीद हम भी कर रहे हैं कि इस मंथन चिंतन के बाद राजस्थान के विकास को और गति मिलेगी। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी जानकारी के लिए। तो विकसित राजस्थान 2047 पर महासंवाद आज होगा। कल भी मुख्यमंत्री ने कई जिलों के विधायक, सांसदों और प्रतिनिधियों से संवाद किया था, और आज भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवाद करेंगे, मंथन करेंगे। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। 5,400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे। मारुति सुजुकी के प्लांट का दौरा भी पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। अहमदाबाद के हंसलपुर में कार्यक्रम, कंपनी की नई ईवी यूनिट की शुरुआत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उद्घाटन के बाद आज ही प्रोडक्शन भी शुरू होगा। यह कार इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट की पहली कार होगी। मोदी प्लांट से कारों से भरी मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे, हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उद्यम है, और अब 80% से अधिक बैटरी निर्माण भारत में ही होगा। इन कार्यक्रमों के बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का दूसरा दिन है, और आज प्रधानमंत्री 5,400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। मारुति सुजुकी के प्लांट का दौरा भी पीएम मोदी करेंगे। अहमदाबाद के हंसलपुर में कार्यक्रम होगा, जहां जनसभा भी पीएम मोदी करेंगे, और कंपनी की नई ईवी यूनिट की शुरुआत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उद्घाटन के बाद आज से ही प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। यह कार इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट की पहली कार होगी, और मोदी प्लांट से कारों से भरी मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उद्यम है। और अब दिल्ली से खबर है, जहां सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड, अस्पताल निर्माण मामले में छापेमारी की जा रही है। पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी। सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड डाली गई। अस्पताल निर्माण मामले को लेकर ये छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी की रेड। तो दिल्ली के नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी जारी है। पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। आपको बता दें कि अस्पताल निर्माण मामले को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड। सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। अस्पताल निर्माण मामले को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है।
हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में आज स्कूल बंद। भारी बारिश के चलते आज हिमाचल में स्कूल बंद घोषित किए गए हैं। चंबा, मंडी, बिलासपुर में भी आज स्कूल बंद रहेंगे। हमीरपुर, कुल्लू के बंजार और मनाली में भी स्कूल बंद रहेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी के चलते कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। हमीरपुर, कुल्लू के बंजार और मनाली में आज स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में स्कूलों की छुट्टी भारी बारिश के चलते घोषित की गई है। चंबा, मंडी, बिलासपुर में आज स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों के अवकाश घोषित किए गए हैं और वहीं हमीरपुर, कुल्लू के बंजार और मनाली में भी भारी बारिश के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। हिमाचल में लगातार बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश के चलते 9 जिलों के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। नौसेना में आज शामिल होंगे 2 जंगी जहाज। जंगी बेड़े में उदयगिरी, हिमगिरी शामिल होंगे। नई जनरेशन के जंगी जहाज है उदयगिरी और हिमगिरी। तो आज नौसेना में 2 जहाज शामिल होंगे। जंगी बेड़े में उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि नई जनरेशन के जंगी जहाज उदयगिरी और हिमगिरी है और आज नौसेना में ये दोनों शामिल होंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 लॉटरी के माध्यम से जिला स्तर पर यात्रियों का चयन होगा। जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी। आज दोपहर 2:30 बजे लॉटरी का आयोजन होगा। प्रभारी मंत्री आवास 382 पर आयोजित होगी लॉटरी प्रक्रिया। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो आज लॉटरी के सिस्टम से यात्रियों का चयन किया जाएगा। प्रभारी मंत्री आवास 382 पर लॉटरी प्रक्रिया जारी रहेगी। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सहित अन्य अधिकारी भी यहां मौजूद रहेंगे। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 का लॉटरी के माध्यम से तीर्थयात्रियों का चयन किया जाएगा और जिला स्तर पर यात्रियों का चयन लॉटरी के माध्यम से होगा। जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी। आज दोपहर 2:30 बजे लॉटरी का आयोजन होगा जहां यात्रियों का चयन किया जाएगा। प्रभारी मंत्री आवास पर लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी, आयोजित होगी। झुंझुनू में लगातार बारिश किसानों की मुसीबत बन गई है। शुरुआती दौर की बारिश जो फसलों के लिए संजीवनी साबित हुई थी, वही अब किसानों की मेहनत पर पानी फेरने लगी है। किसानों ने बताया कि मूंग और मोट की फलियां बारिश में गलने लगी है और पकी फसलें खेतों में अंकुरित हो रही है। वहीं मूंगफली की फसल पर कीटों का हमला शुरू हो गया है और किसान कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर बारिश का दौर जल्द थम जाए तो शायद कुछ हद तक नुकसान कम हो सकता है। तो एक बार भारी बारिश ने फिर किसानों की मुसीबत पैदा कर दी है। किसानों की फसलें भारी बारिश के चलते खराब होने लगी है। किसानों का कहना है कि अब खुले मौसम का इंतज़ार है। क्षेत्र में लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है और बारिश किसानों के लिए अब मुसीबत बन गई है। खराब हो गया है, फले के अंदर ही हो गई है और मूंगफली में जो कीड़ा है, कीड़े की साइज है वो भयंकर लगा हुआ है। खेती के खाली हुए ज़्यादा कॉस्टली बीज महंगा था और चूड़ा तो फिर खेतों में होगा, जो धूप निकलेगी जो ये नीचे गिरेगा चूड़ा खुदा से ज़मीन में खराब हो जाएगा, एकदम खत्म है सोना की बात। फर्स्ट टाइम तो फायदे में चलेंगे, आप भी बहुत नुकसानदायक है। 4 दिन हो गया, शनिवार से चालू है और अभी तक बह बरस रही है। और ऐसे क्या है कि मूंग जो सूख गई फली बस बीज कर फल लागनी चालू हो गई उनमें और बन में उगना चालू हो जाएगा। चमड़ो है तो वो पीड़ो मूंगफली बन गया कीड़े लगा पीली भी हो रही है, निकले भी दवाई गिरा तो भी बरसात में कोई काम कौन करे। वो क्या करे हो जाए बताओ, गुआर वो एक बार पीड़ो को वो तेली लागो, ये बरसात से 2-4 दिन जच्चू है। बारां जिले के अंता में साइबर अपराधों से बचाव सहित आम
नागरिकों को जागरूक करने को लेकर पुलिस के तहत रन फॉर साइबर सिक्योरिटी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की पुलिस टीम सहित स्थानीय पुलिस के जवानों ने भाग लिया। दौड़ में एडिशनल एसपी राजेश चौधरी, डीएसपी शोजीराम मीणा सहित बड़ी संख्या में पुलिस के जवान शामिल हुए। पुलिस के जवानों ने यहां दौड़ में भाग लिया। तो 12 के अंता में रन फॉर सिक्योरिटी के तहत आयोजन, स्थानीय पुलिस और पुलिस के जवानों ने भाग लिया। बाबा रामदेव के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर रामदेवरा में 641वें भादवे मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर देश भर से 5 लाख से अधिक श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे और बाबा की समाधि के दर्शन के लिए घंटों कतार में खड़े रहकर बाबा का दीदार किया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन और बाबा रामदेव समाधि समिति की ओर से व्यापक प्रबंध भी किए गए। समाधि के दोनों ओर से दर्शन की व्यवस्था की गई। वहीं गर्मी और उमस से राहत दिलाने के लिए एयर कूलिंग सिस्टम और फव्वारे भी यहां लगाए गए। 10 वर्ष की उम्र से लेकर 90 वर्ष तक के भक्तों ने सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा कर रामदेवरा पहुंचकर आस्था के मिसाल पेश की। मेरी प्रार्थना सभी दर्शनार्थियों से आपके माध्यम से कि दर्शनार्थी अन्य जगह जो कभी एग्जिट गेटों पे भीड़ करते हैं, कभी 2 नंबर गेट पे भीड़ करते हैं, कभी वीआईपी रोड पे भीड़ करते हैं, कभी किसी दुकानदार के झांसे में आकर के बीच लाइन में लगने का प्रयास करते हैं, वो इस प्रयास को त्यागें। आप लोगों से प्रार्थना है, अंतिम से अंतिम व्यक्ति 4 घंटे में दर्शन कर लेगा और आप इस अंदर घुसने के चक्कर में 2-2.5 घंटे तो वैसे ही गंवा देते हो, तो फिर घंटा 1.5 घंटा आप इतने देर तकलीफ पा करके आए हैं, तो सभी को सुगमता पूर्वक दर्शन हो, इसमें आप सभी यात्री हमारा सहयोग करें। सबसे पहले मैं बाबा के सभी भक्तों को बाबा के 641वें मेले एवं भादवा सुदी दूज बाबा के जन्मोत्सव की अनेक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और बाबा बड़ा ही अनोखा देवता है, देवताओं का देवता है, पीरों का पीर है। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करता है। आज यहाँ पे 15 लाख आदमी इकट्ठा हुए हैं बाबा के समाधि के दर्शन करने के लिए। बाबा की बीच के अवसर पर बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, यही मेरी मोतीडूंगरी मंदिर में 9 दिवसीय गणेश जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी सौभाग्य का सिंजारा। आज गणेश मंदिरों में बप्पा होंगे राजसी श्रृंगार से अलंकृत। नौलड़ी के नौलखा हार और स्वर्ण मुकुट से शाही श्रृंगार बाबा का होगा। मोतीडूंगरी गणेश जी को मेहंदी आज अर्पित की जाएगी। 3100 किलो मेहंदी भगवान गजानन को आज अर्पित होगी और भगवान गजानन को मेहंदी अर्पित करने के बाद मेहंदी का वितरण यहाँ किया जाएगा। कोटा समेत पूरे प्रदेश में गणेश चतुर्थी को लेकर बाजारों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। लोग घरों में गणपति बप्पा के स्थापना में जुटे हुए हैं। इस बार पारंपरिक प्रतिमाओं के बजाय इको फ्रेंडली मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की मांग ज्यादा है। लोगों का कहना है कि ये प्रतिमाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्र है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। अनंत चतुर्दशी पर मिट्टी की प्रतिमाएं आसानी से पानी में विलीन हो जाती है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां जल स्रोतों को प्रदूषित करती है। और इस बार गणेश चतुर्थी केवल आस्था ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही है। लोग बप्पा के स्वागत और विदाई दोनों को प्रकृति सम्मत बनाने और का संकल्प इस बार ले रहे हैं। बांसवाड़ा शहर की इन दिनों हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारी बारिश और रोड पर पड़े गड्ढे अब आमजन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। 100 फीट की रोड पर कई सैकड़ों गड्ढे पार करने में घंटों लग जाते हैं। सड़क पर बने गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। बांसवाड़ा में लगातार बारिश का दौर जारी है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के पुलिस बेड़े को 2 टुक गत वर्षों में देखा गया है। प्रदेश में गंभीर धाराओं में दर्ज होने वाले कई प्रकरण झूठे पाए जाते हैं। इस तरह के झूठे केसों से न केवल पुलिस का समय बर्बाद होता है, बल्कि राज्य की छवि भी खराब होती है। उन्होंने ये भी कहा कि दर्ज होने वाले प्रत्येक प्रकरण में पुलिस बिना किसी पूर्वाग्रह के पूरी ईमानदारी से जांच करे। आरोप सही पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई
सुनिश्चित करें और यदि कोई केस झूठा पाया जाता है तो तुरंत संबंधित व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु अत्यंत दुखद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस को ऐसे ठोस प्रयास करने होंगे जिनसे दुर्घटनाओं में कमी आए और जनहानि को रोका जा सके। डीजीपी ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्रों में ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करें और यह सुनिश्चित करें कि इन स्थलों पर दोबारा दुर्घटना न हो। डीजीपी ने हार्डकोर अपराधियों, हिस्ट्री शीटरों और पहले पकड़े गए या चिन्हित किए गए अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा ताकि अपराध की पुनरावृत्ति न हो। और उन्होंने कहा कि कोई अपराधी जेल से छूटने या बरी होने के बाद फिर से कोई अपराध करता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित पुलिस अधिकारी की होगी। डीजीपी ने आईटी एक्ट व साइबर क्राइम के मामलों पर बिना देरी किए त्वरित गति से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा पहुंचे डूंगरपुर। पुलिस लाइन उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव और डीजीपी स्टाफ अफसर भी साथ में हैं। डीजीपी ने पुलिस लाइन में पौधारोपण किया, पुलिस लाइन में निर्मित वाटर पॉइंट का अवलोकन किया। एसपी मनीष कुमार ने प्रोजेक्ट की उनको जानकारी दी, वाटर पॉइंट के विकास की आवश्यकता जताई। पॉइंट के पास ओपन जिम स्थापना, रोशनी की व्यवस्था व वॉलिंग पाथ बनाने का सुझाव भी यहाँ दिया गया। कहा वाहनों को प्रतिबंधित करें। डीजीपी ने बच्चों से आत्म संवाद किया। बच्चों ने आवासीय क्वार्टर्स के पास गंदगी और छत मरम्मत की जरूरत बताई। डीजीपी ने आरआई भैयालाल से जानकारी ली। प्राप्त बजट 50 लाख से प्राथमिकता अनुसार कार्य करवाने के निर्देश यहाँ दिए। खबर जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड के मेघा गांव से है, जहां हरपाली तालाब की खुदाई के दौरान प्राचीन जीवाश्म भूगर्भ से निकलकर सामने आए हैं, जिसे जुरासिक कालखंड से जुड़े होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अब जब जैसलमेर भूजल वैज्ञानिक नारायण दास इखिया ने बताया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर भू विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष जीवाश्म वैज्ञानिक प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह परिहार इखिया ने खुद और उनके छात्रों ने उक्त फॉसिल्स पर अध्ययन करने की जांच की, जिसमें सामने आया कि यह 20 करोड़ साल पुराना फाइटासोर नामक डायनासोर प्रजाति का जीवाश्म है, जो जुरासिक काल में पाया जाता है। यह प्राणी मूलतः मगरमच्छ के आकार का था, जिसकी अनुमानित लंबाई 3 मिनट है। उन्होंने बताया कि ये जीव ज़्यादातर घने जंगलों में रहते हैं और मीठे जल स्रोतों के आसपास विचरण करते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और जल्द ही इस ऐतिहासिक जीवाश्म को सुरक्षित संरक्षित कर आमजन के लिए प्रदर्शित भी किया जाएगा। कुछ दिन पहले एक वर्टिब्रेट फॉसिल रिपोर्ट किया गया था, जो प्रारंभिक दृष्टि से फॉसिल लग रहा था, लेकिन इसको प्रूव नहीं किया जा सका था। तो कल जोधपुर विश्वविद्यालय के जो विभागाध्यक्ष है भू विज्ञान विभाग के जो डीन है श्री वीरेंद्र सिंह जी परिहार साहब, वो आए थे, अपने स्टूडेंट्स के साथ में आए थे, मैं भी उनके साथ में था। तो उन्होंने उस स्ट्रक्चर को देखा और अच्छी तरह से उसका जो अन्वेषण करके बाद में बताया कि ये फॉसिल ही है और जुरासिक कालखंड का है। और जहाँ तक डायनासोर से संबंधित बातें चल रही थी, लेकिन डायनासोर तो नहीं है, डायनासोर की एक प्रजाति होती थी।